हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके जो राजन सीरीज के क्वेश्चंस हैं, यानी जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, उसके कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये क्लासेस होते हैं, इसमें पहले इंग्लिश बताई जाती है, उसके बाद उसका अनुवाद किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चीजें सिर्फ अनुवाद की वजह से क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो अनुवाद करते हुए चलते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं। आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान, यानी पाठ योजना के लाभ बताएं। एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान यानी पाठ योजना के लाभ हो जाते हैं, द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल एंड अचीविंग द एम्स, यानी शिक्षक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लान विच रेडियंस द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर emphasizing of or इग्नोरिंग ए पार्टिकुलर स्पीच ऑफ लेसन, यानी शिक्षक योजना के विभिन्न हिस्सों पर समान जोर देता है, जिससे पाठ के किसी विशेष पहलू पर अधिक जोर देने या उसकी अनदेखी करने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह से ये आपका हो जाता है। राइट द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी परसर की परिभाषा लिखिए। डिफिनेशन, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी पूर्व सर्ग वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले रखा जाता है, ताकि संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य में कुछ अन्य शब्दों के बीच संबंध दिखाया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेट्स ऑफ गुड लेसन प्लान, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अच्छी पाठ योजना के प्रारूप समझाएं। द पॉपुलर फॉर्मेट आर द फॉलोइंग, यहाँ पे आपका हो जाता है लोकप्रिय प्रारूप निम्नलिखित है। एनसीईआरटी और इलेक्ट्रिक अप्रोच, यानी एनसीईआरटी या इलेक्ट्रिक दृष्टिकोण हो जाता है। इवोल्यूशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच हो जाता है, यानी इसमें मूल्यांकन दृष्टिकोण या ब्लूम का दृष्टिकोण। हर्बर्टियन अप्रोच यानी हर्बर्टियन दृष्टिकोण, और आरसीईएम अप्रोच यानी आरसीईएम दृष्टिकोण, ये हो जाते हैं। मॉरिसन अप्रोच और यूनिट अप्रोच, यानी मॉरिसन का दृष्टिकोण या इकाई दृष्टिकोण। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, विच फॉर्म ऑफ वर्ड इज यूज्ड इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि भूतकाल में क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि विच ऑफ द वर्ब इज यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड विद हैड यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी क्रिया का तीसरा रूप है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में उपयोग किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। डिस्क्राइब द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। देखिए ये घुमा घुमा के कैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्कस द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, यानी एक अच्छी पाठ योजना की दो विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। A good lesson plan should be based on principles of teaching and theories of psychology, यानी एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं क्या हो जाती है। अच्छी पाठ योजना शिक्षण के सिद्धांतों और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ए गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, यानी एक अच्छी पाठ योजना को एक मानकीकृत प्रारूप का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में समझ लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि के कुछ लाभ बताए, है ना।
देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी व्याकरण अनुवाद विधि के निम्नलिखित लाभ हैं। इट इज क्लाइमेट टू द स्पेडिस्ट एंड रिसर्स्ट प्रोड्यूस ऑफ बिल्डिंग अप ए वेस्ट वैकेबलरी, यानी ये दावा किया जाता है कि एक विशाल शब्दावली के निर्माण की सबसे तेज और निश्चित प्रक्रिया है। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी यह ज्ञात से अज्ञात तक सीखने की कहावत पर आधारित है। उसके बाद है इट इज इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम ऑफ ऑफरिंग ए सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, है ना। तो यहाँ पे ये एक किफ़ायती और लंबी परिभाषा या स्पष्टीकरण के बजाय मातृभाषा में एक ही समकक्ष शब्द पेश करके काफ़ी समय बचाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है डिस्क्राइब द प्री रिक्वेस्टेड ऑफ लेसन प्लान, यानी क्या कह रहे हैं, पाठ योजना की पूर्व आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो देख लेते हैं प्री रिक्वेस्टेड ऑफ लेसन प्लान। इन ऑर्डर टू मेक ए गुड लेसन प्लान ए टीचर नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रीपोजिशन, यानी प्री रिक्वेस्टेड, यानी एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए। कौन कौन सी? तो अ टीचर शुड हैव नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, देयर नीड्स, इंस्ट्रेट्स, इंटेलिजेंस लेवल, प्रिस्क्रिप्शन ईटीसी, यानी एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान, उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, बुद्धि स्तर, धारणा आदि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ए टीचर मस्ट हैव थॉट नॉलेज एंड गुड कमांड ओवर द कंटेंट ऑफ विच लेसन प्लान इज टू बी डूइंग, यानी जिस सामग्री पर पाठ योजना बनाई जाती है उस पर शिक्षक को संपूर्ण ज्ञान और अच्छी पहचान होनी चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है ए टीचर मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे एक शिक्षक को शिक्षण और सीखने के सिद्धांतों और सिद्धांतों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अ टीचर शुड हैव पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षक को शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी आपका है समन्वय समुच्चय बोधक के प्रकार बताएं। तो कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, अबर्जेटेटिव और इलिटेटिव, यानी कि इसमें क्या है, संचयी, वैकल्पिक, यानी प्रतिकूल और इलेटिव, ये हो जाते हैं। एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि को समझाएं, यही कह रहे हैं। In this method is first thing which gets importance in speech not reading, यानी इस पद्धति में सबसे पहली चीज जिसे महत्व मिलता है वो है पढ़ना, और नोट रीडिंग यानी पढ़ना नहीं बल्कि बोलना, है ना। दिस emphasize is based on the principle that fluency in learning and facility इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच, यानी क्या कह रहे हैं, ये जोर इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखने में प्रवाह और लिखने में सुविधा के बाद भाषण में प्रवाह आता है। सो लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फॉर द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट। In this way, we may say that the objective of the direct method is to teach language directly so that a direct bond may be established, यानी क्या कह रहे हैं कि जो किसी भाषा को बोलना सीखना हमेशा सीखने और लिखने का सबसे छोटा रास्ता होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य भाषा को सीधे पढ़ना है ताकि एक सीधा संबंध स्थापित हो सके।
क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें क्या लगता है, वाज या वेयर और प्लस आपका क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो आपको किस में बनाना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। मोहन वाज रीडिंग, क्योंकि मोहन जैसे नाम है ना, मोहन कैसा, सिंगुलर है, और जो ये सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका वाज या वेयर लगेगा, तो मोहन के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और 4 2 hours दिए हुए हैं, तो ये तो आपको लिखना ही रहेगा। तो इस तरह से आपका हो जाता है, यानी मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ पे आपका हो जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है ना, तो इसलिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू पेसिव वॉइस, यानी निम्नलिखित को निष्क्रिय आवाज में बदले, है ना। पेसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें बाई लगते हैं कि हमने काम किया और हमारे द्वारा कोई काम किया गया, या तुमने कोई काम किया तुम्हारे द्वारा कोई काम किया गया। तो द्वारा के लिए क्या लगाते हैं, तो द्वारा के लिए बाई का यूज करते हैं, है ना, यही तो हो जाता है। तो समझ लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पेसिव वॉइस, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इज बीइंग, क्योंकि राइटिंग इज बीइंग, यहाँ पे आई एम है ना, तो आई एम का मतलब क्या होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, इज और जैसे आपका हो जाता है ही शी, इट के साथ इस का यूज करते हैं, यू वी दे के साथ आर का यूज करते हैं, और बहुवचन के साथ भी आर का यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे समझ लेते हैं, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, यानी ए लेटर इज बीइंग रिटन, राइटिंग तो है ही है, तो यहाँ पे रिटन यानी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। आप यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे और आई के लिए मी का यूज कर देंगे। आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई प्रेफर मिल्क डॉट डॉट टी, यानी जहां पे ये हो जैसे परफर है ना, तो क्या कर रहे हैं, तो आई परफर मिल्क डॉट डॉट टी, तो मुझे मिल्क की अपेक्षा यानी चाय की अपेक्षा मिल्क ज्यादा पसंद है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप देख ले यहाँ पे, मुझे दूध पसंद है चाय की अपेक्षा, है ना, तो मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है, तो टू मिल्क, है ना। फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। ही कॉन्ग्रेचुलेट मी डॉट डॉट माई सक्सेस, यानी उन्होंने मुझे डॉट डॉट मेरी सफलता पर बधाई दी। अब कैसे बनेगा, जहां पे कॉन्ग्रेचुलेट है वहां पे आपका क्या यूज होगा, ही कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस, है ना, कि कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस, यहां पे हो जाता है। यहाँ पे आपका हो जाता है ही कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस, ऑन माई सक्सेस यहाँ पे हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या यूज होता है, जैसे हु, वेयर, ऑल दो, इफ, है ना, यही तो सब यूज होता है। ऑल दो मतलब यद्यपि होता है, यद्यपि यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित वाक्य को जटिल वाक्य में बदले। हालांकि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो असफल रहा, यानी मेहनत करने के बावजूद भी वो असफल रहा, तो ऑल्दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू डॉट डॉट पास्ड, यानी कड़ी मेहनत की होती तो आप उत्तीर्ण हो जाते, यदि, है ना, इफ यू हार्ड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, यहाँ पे वुड हैव का यूज होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है व्हाट आर मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाने की विधियां दृष्टिकोण क्या है, तो उत्तर में हो जाता है देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश,
तो आपका हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद के तरीके, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण, कम्युनिकेटिव अप्रोच संचारी दृष्टिकोण ये हो जाते हैं। राइट द काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट ऑफ कंजक्शंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार। तो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन यानी अधीनस्थ संयोजन, संयोजन संयोजना का समन्वय और सहसंबंधी संयोजन हो जाते हैं। राइट द डिफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विद एग्जाम्पल, संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। Definition of compound sentence, such a sentence as having 2 or more main clause is called a complex sentence। यानी संयुक्त वाक्य की परिभाषा जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। हरी goes and I come टू क्लास, है ना, कि हरी जाता है और मैं आता हूँ यानी टू क्लास हो गए। एक्सप्लेन द 2 मेरिट्स ऑफ डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पे हो जाता है एक्सप्लेन यानी प्रत्यक्ष विधि के 2 गुण और 2 दोष बताएं। तो यहाँ पे मेरिट्स का मतलब क्या होता है, मेरिट्स मतलब गुण होते हैं, डिमेरिट्स मतलब होते हैं दोष। द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। वुड टच ए relative situation, leave everlasting impression of the mind of the student, यानी यहाँ पे आपका हो जाता है संबंधित स्थितियों में पढ़ाए गए शब्द छात्रों के दिमाग पर अमिट छाप छोड़ते हैं। इन दिस मैथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, इस पद्धति में वाक्य वाणी की इकाई है। इस तरह से हो जाता है। अब डिमेरिट्स देख लेते हैं, डिमेरिट्स में समझ लेते हैं यानी दोष इसके। द फॉलोइंग आर डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि के निम्नलिखित दोष हैं। दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग व्हाइल ए कंपेरिजन विद मदर टंग इज ऑफ्टन डिसाइरेबल टू इरेडिकेट परसिस्टेंट एरर्स, यानी यह विधि मातृभाषा के उपयोग पर रोक लगाती है, जबकि मातृभाषा के साथ तुलना करना अक्सर स्थायी भाषा को मिटाने के लिए वांछनीय होता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, सो दैट मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर्स, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दृश्य श्रव्य सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए यह विधि महंगी हो जाती है और सामान्य स्कूलों और शिक्षकों की पहुंच से बाहर हो जाती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको करना है। तो इसमें क्या होता है, विच ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो सेकेंड, किसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका है व्हाट इज कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी सहसंबंध समुच्चय क्या है। यहाँ पे आपका हो जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन आर पार्ट्स ऑफ वर्ड दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, सहसंबंध संयोजक शब्दों के ऐसे युग्म है जिनका प्रयोग हमेशा एक साथ किया जाता है। द कोरिलेटिव कंजक्शन आर सहसंबंधी संयोजन both and not only, both also, either, nor either, nor whether, और ये हो जाते हैं, यानी ना और ना केवल, बल्कि या तो या ना चाहे या, ये सब हो जाते हैं। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रसर्ग के प्रकार बताएं तो प्रीपोजिशन आर ऑफ 5 डिफिनेशन काइंड। फर्स्ट प्रीपोजिशन यानी वाक्यांश पूर्वसर्ग बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन ऑपोजिशन टू, विद रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विद अ व्यू टू, इन द इवेंट ऑफ, ईटीसी यहाँ पे हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि वाक्यांश पूर्वसर्ग के माध्यम के कारण विशेषण में संबंध में, के लिए, के बजाय, की और की दृष्टि से, की स्थिति में आदि।
डबल प्रीपोजिशन यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम, आउट फ्रॉम, बिहाइंड, फ्रॉम, बीनीथ, ईटीसी, यानी दोहरा पूर्वसर्ग बाहर से, और आपका हो जाता है पीछे से, नीचे से, ये सब हो जाता है। सिंपल प्रीपोजिशन में हो जाता है इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विद, एट, बाई, फॉर, ईटीसी, यानी आपका हो जाता है सरल पूर्वसर्ग में का, चालू, बंद, से, ऊपर, साथ, पर, द्वार, के लिए, आदि हो जाता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाता है 4 नंबर पे, कुदंत पूर्वसर्ग हो जाते हैं। इसमें नोट, विजिटिंग, कॉन्स्क्रेडिंग, पेंडिंग, considerating, they are participle of verb used are preposition। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इसमें देख लेते हैं यौगिक पूर्वसर्ग विदाउट, विदिन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, बिसाइड, बीनीथ, बिलो, अक्रॉस, बिटवीन, ईटीसी, यानी इसमें क्या कह रहे हैं, यौगिक पूर्वसर्ग बाहर, भीतर, बाहर, अंदर, पीछे, इसके अलावा, नीचे, और नीचे, पार, बीच, आदि, ये सब हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, यानी ही हैज बीन, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें हैज बीन का यूज होता है ना, तो हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो राइटिंग अ नॉवेल, और फॉर 2 years यानी अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे 4 पहले से ही लगा है और आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो अनिश्चित समय तो अनिश्चित ही रहेगा। 4 5 years, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हैज बीन का यूज होता है, किसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल, वर्चर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, यानी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को सही अनुच्छेद का उपयोग करके पूरा करें, पुण्य अपना प्रतिफल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, यही हो जाता है। फिर क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इल डॉट डॉट फीवर, वह बीमार है, किससे, तो यहाँ पे विद है। अगर देखिए ही इज इल सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फीवर होना चाहिए ना, क्योंकि फीवर के साथ सफरिंग, और हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे आप देख लें, अब ऐसे सफरिंग होना चाहिए, विद यहाँ पे है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हैड डांसिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे शी हैड बीन डांसिंग, है ना। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल, तो वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। फिल इन द ब्लैंक्स, ही quarreled dot dot a tribal matter, तो he quarreled over a tribal matter। राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग, यानी पत्र लेखन का अर्थ लिखिए। मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग रिफर्स टू कन्वेइंग न्यू एंड इंफॉर्मेशन, इज writing to those who are away from us। Everyone may be required to write letters sometimes or the other once। It is important to learn to write good letters as it affects our relation with others as well as our business transactions। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पत्र लेखन का अर्थ है, पत्र लेखन से तात्पर्य उन लोगों तक समाचार और सूचनाएं लिखित रूप में पहुंचाना जो हमसे दूर है ना। प्रत्येक को कभी कभी दूसरे के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छे पत्र हमारे संबंधों के साथ साथ हमारे व्यापार लेन देन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देखिए भाई अब मोबाइल हो गए, लेकिन पहले तो लोग क्या करते थे, पत्रों के माध्यम से एक दूसरे की जानकारी लेते थे, है ना, खैर खबर रखते थे। अब तो खैर ऐसा हो गया कि सेकेंडों में मैसेज करो पहुंच जाता है, सेकेंडों में मैसेज आ जाता है। लेकिन जो पत्र लेखन का है मामला, वो तो कभी कम नहीं हो सकता, है ना। वो चीज़ अलग की है कि कम हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता, है ना।
उसके बाद आपका क्वेश्चन है यानी यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो वही चीज आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, है ना। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, हु ब्रेक्स द रूल्स, तो बाय हुम वेयर द रूल्स ब्रोकन। उसके बाद आपका हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, यानी रिक्त स्थानों को सही संयोजन से भरें। डॉट डॉट, पहले देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है। ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट, क्या कह रहे हैं कि वह गरीब था, वह ईमानदार था। यानी गरीबी अलग चीज़ है, ईमानदारी और बेईमानी तो अलग चीज़ है। गरीब इंसान ईमानदार भी हो सकता है और अमीर इंसान बेईमान भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है कि अमीर इंसान है फिर भी वो ईमानदार है, और गरीब है लेकिन फिर भी वो बेईमान है। तो इस तरीके से ईमानदारी अलग चीज़ है और पैसा होना ना होना अलग चीज़ है ना, दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। ही वॉज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट। यद्यपि, हालांकि वो गरीब था फिर भी ईमान था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दो, यानी कि यद्यपि हो, है ना। आई डाउट डॉट डॉट ही विल पास, ये तो क्या यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाए, मुझे संदेह है कि क्या वह उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पे आई डाउट इफ ही विल पास, आई डाउट इफ ही पास। Change the following sentence into indirect speech. तो indirect speech, the teacher said to me sit in your class. तो the teacher asked me, क्योंकि टीचर बच्चों से कह रही हैं me to sit in my class, तो me to sit in my class, है ना। तो टीचर my class तो कहेंगे ना कि अपने क्लास में। फिर उसके बाद आपका हो जाता है सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। सी यहाँ पे काइंडली हेल्प मी है ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड। सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, यानी कोई हेल्प के लिए कहता है तो क्या करता है भाई, रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर तो नहीं कर सकता ना। आस्क हो सकता है भाई, कह रहे हैं, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप कहेंगे भाई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, है ना, तो ज़रा दे दीजिए, तो आपको कोई बहुत आराम से दे देगा। लेकिन आपको अगर अरे सुनो ज़रा हमें ऐसी चीज़ दे दो, तो अगर उसको देना भी होगा तो भी वो नहीं देगा, तो यानी रिक्वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सीता टू हेल्प हर। What are the objectives of storytelling in the classroom? कक्षा में कहानी सुनाने के क्या उद्देश्य हैं, देख लेते हैं। टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद जनरल अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन एंड वर्ल्ड अराउंड देम, छात्रों को उनके आसपास की स्थिति और दुनिया के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान कराना। उसके बाद टू एजुकेट एंड ट्रेन द स्टूडेंट फॉर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे हो जाता है व्यवहार के सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के लिए छात्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना। टू डेवलप द वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्टाइल, शब्दावली एक भाषा शैली का विकास करना। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, यहाँ पे हो जाता है आपका कल्पना, अवलोकन एवं तर्क वितर्क की क्षमता का विकास करना। टू प्रोवाइड द सिचुएशन फॉर एंजॉयमेंट एंड रिएक्शंस, यानी कि आनंद और मनोरंजन के लिए परिस्थितियां प्रदान करना। 6 हो जाता है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटी एंड नेचुरलनेस ऑफ लाइफ, की वास्तविकता एवं स्वाभाविकता के बारे में समझ विकसित करना। टू इनकरेज एंड मोटिवेट द चिल्ड्रेन फॉर द आइडियल लाइफ, बच्चों को आदर्श जीवन के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना। टू डेवलप द सोशल एंड नेशनल फीलिंग एमोंग स्टूडेंट, विद्यार्थी में सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना का विकास करना। टू डेवलप द फीलिंग एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की भावना एवं चरित्र का विकास करना। हाउ पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैन बी यूजफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी चित्र विवरण पढ़ने लिखने में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। द यूज ऑफ पिक्चर्स इन द क्लासरूम बिगेस द फॉलोइंग एडवांटेज,
यानी यहाँ पे है कक्षा में चित्रों के उपयोग के निम्नलिखित लाभ है। इट डेवलप इमेजिनेशन, पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिस्टिक, इसे कल्पना शक्ति, तर्क और विश्लेषण की शक्ति का विकास होता है। इट डेवलप्स आर्टिक्स नेचुरल इज द स्टूडेंट्स, इससे विद्यार्थियों में कलात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। इट ब्रिंग्स लाइव लाइन्स इन टीचिंग, यह शिक्षण में सजीवता लाता है। इट्स यूज मेक्स द स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन द लेसन, तो आपका हो जाता है विद्यार्थी मौखिक माध्यम की अपेक्षा चित्रों के माध्यम से अधिक तेजी से सीखते हैं। इट हेल्प्स डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द स्टूडेंट, यह छात्रों में अवलोकन की शक्ति विकसित करने में मदद करता है। इट ब्रिंग्स रिजल्यूशन टू क्लासरूम, यह कक्षा में यथार्थवाद लाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर्स advising in to work hard at his studies to get a first rank, क्या कह रहे हैं, अपने भाई को पत्र लिखकर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की सलाह दें। यहाँ पे हो जाता है राघवपुरा रामनगर इंदौर, यहाँ पे डेट हो जाती है डियर रमेश, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर रिगार्डिंग योर मार्क्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यू हैव जस्ट पास, यानी मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अंकों के संबंध में आपका पत्र मिला, आप अभी अभी उत्तीर्ण हुए हैं। वर्क हार्ड टू दैट यू मे गेट ए फर्स्ट क्लास, आई थिंक यू मार्क्स आर वेरी डिस्करेजिंग, यानी कि कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हें प्रथम श्रेणी मिल सके, मुझे लगता है कि आपके अंक बहुत हतोत्साहित करने वाले हैं। You should now be serious in your studies. I wish you best of luck. यानी क्या कह रहे हैं, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होना चाहिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। योर्स लविंग ब्रदर, आपका प्यारा भाई XYZ। राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑनलाइन टीचिंग ए चैलेंज फॉर टीचर्स, क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षकों के लिए एक चुनौती पर एक अनुच्छेद लिखें। ऑनलाइन टीचिंग ऑफर्स में बेनिफिट्स टू टीचर्स एंड इवन टू स्टूडेंट्स, यानी ऑनलाइन शिक्षण शिक्षकों और यहाँ तक कि छात्रों को भी कई लाभ प्रदान करता है। पार्टिसिपेटली इन ऑफर्स कन्वर्सेशन एंड फिक्सेबिलिटी बोथ फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, टीचर्स कैन टीच फ्रॉम देयर प्लेस एंड आर रिलीव्ड ऑफ कम्युनिटी टू कंपस, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विशेष रूप से यह सीखते और सिखाने दोनों के लिए सुविधा और लचीलापन प्रदान करता है, और शिक्षक अपने स्थानों से पढ़ा सकते हैं और समुदाय से परस्पर तक मुक्त हो जाते हैं। द सम होल्ड यानी द सेम होल्ड्स है फॉर स्टूडेंट्स एज विल, यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। एनीथिंग कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, किसी भी चीज़ में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं, वो तो भाई होते हैं, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में अगर लाभ है तो हानि भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। वो बात अलग की है कि किसी चीज़ में अगर 10 अच्छाई हैं तो एक बुराई है, और किसी चीज़ में अगर 10 बुराई हैं तो एक अच्छाई, लेकिन अच्छाई भी ज़रूर होती है और बुराई भी ज़रूर होती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो जाता है ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन टीचिंग इन बेनिफिट्स इन में वेज नवर थ्रिल्स इज फोर्स टीचर ऑफ फेस सम चैलेंज एज विल इफ यू आर न्यू टू ऑनलाइन टीचिंग, यानी फिर भी यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज़ में क्या होता है, सकारात्मकता और नकारात्मकता, देखो दोनों पहलू होते हैं, है ना। बेशक ऑनलाइन शिक्षक कई मामलों में फायदेमंद है, फिर भी यह शिक्षकों को कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है ना, वो तो भाई है ही है इसमें। और यहाँ पे इफ़ यू आर न्यू टू ऑनलाइन टीचिंग, यदि आप ऑनलाइन शिक्षण में नए हैं तो इट इज़ बेटर टू बी अवेयर ऑफ द चैलेंज इन ऑनलाइन टीचिंग,
तो क्या है, तो ऑनलाइन शिक्षण में आने वाली चुनौतियों से अवगत होना बेहतर है। नोइंग टू चैलेंज अलोन इज नॉट इनफ हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं केवल चुनौतियों को जानना ही पर्याप्त नहीं है। इट इज़ बेटर दैट यू नो हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, यानी बेहतर होगा कि आप जाने कि उन चुनौतियों को कैसे पार पाया जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं टीचर के लिए तो खास तौर से, और उन चुनौतियों को समझना भी ज़रूरी है। और सिर्फ समझने से ही काम नहीं चलता है, समझकर उसको जो वो चुनौतियां हैं उनको एक्सेप्ट भी करना है और उनसे पार भी उतरना है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। कहते नहीं कोई बेहतर होता है, कोई बेहतरीन होता है और कोई उससे भी बेहतरीन होता है। तो आज पहले लोग क्या कहते थे कि पहले थोड़ा सा पढ़ लो जॉब मिल जाती थी, ऐसा तो था। और पहले के लोग अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं कहती, पहले के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आज क्या है, आज इतना कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि जिस क्षेत्र में आप जाएं उस क्षेत्र में कंपटीशन टफ है। यानी सभी लोग अच्छे हैं, और अच्छे की अब नहीं, अच्छे से भी अच्छे और उनसे भी अच्छे लोगों की ज़रूरत अब है, क्योंकि इतनी भीड़ में अपना नाम बनाना, अपनी एक पहचान बनाना बहुत ही टफ हो गया। और पहले क्या होता था, बहुत कम लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, बहुत कम गिने चुने लोग पढ़ते थे, तो थोड़ा सा भी पढ़कर क्या हो जाता था, उनको जॉब भी प्रोवाइड हो जाती थी। ये तो सभी लोग, आप लोग सभी लोग, हम आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज कॉम्पिटिशन इतना टफ है क्योंकि लोग पढ़ते पढ़ते इतनी एज को क्रॉस कर जाते हैं और फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ में अपनी पहचान कुछ लोग नहीं बना पाते और कुछ लोग बनाने में सक्षम हो जाते हैं। यही तो है। तो यही ऑनलाइन टीचिंग का भी मामला है कि अगर आप बेहतर है, बेहतर तो सभी लोग होते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतरीन कौन है तो वो है। तो यही चीज समझना होता है और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है और उस पर वर्क करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं हम। अपने इलाके में बार बार जल आपूर्ति बाधित होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादन को पत्र लिखिए। ठीक है ना। टू द एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली। Will you very kindly give a little place to me later in your popular paper? I want to draw your attention towards the difficulties which the public has to face due to frequent breakdown of water supply in your locality. Friends, colony, we are in a difficult situation. In my opinion, the frequent breakdown of water supply is due to different working of the water supply department. क्या आप बड़ी कृपया करके मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में थोड़ी सी जगह देंगे? पत्र में थोड़ी सी जगह देंगे। मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले फ्रेंड्स कॉलोनी में बार बार जल आपूर्ति बाधित होने के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हम एक जटिल यहाँ पे आपका हो जाता है, हम एक कठिन परिस्थिति में है। मेरी राय में बार बार जलापूर्ति बाधित होना जल आपूर्ति विभाग की अकुशल कार्यप्रणाली के कारण है। अब यहाँ पे आपका और हो जाता है, यू विल वेरी काइंडली publish my letter in your paper so that the higher authorities may come to know of it and those who are responsible for it, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है योर सिंसियरली राकेश कुमार, और यहाँ पे नाम आप ना डालेंगे तो ज़्यादा सही, क्योंकि नाम के लिए और एड्रेस के लिए तो मना किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। अब हम देख लेते हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंस
ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी का महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश बट इज स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट इज वेरी पॉपुलर इन एवरी कंट्री। यानी अंग्रेजी की भाषा है, लेकिन यह दुनिया भर में बोली जाती है, यह हर देश में बहुत लोकप्रिय है। इसमें दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। इट हैज़ मेड द वर्ल्ड ए ग्लोबल विलेज as it is medium of communication and expression among people of different countries। यानी इसमें दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है, क्योंकि यह विभिन्न देशों के लोगों के बीच संचार और अभिव्यक्ति का माध्यम है। अच्छी अंग्रेजी जानने वाले लोगों की विभिन्न नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। देखिए यहाँ पे पीपल नॉलेज इंग्लिश विलेज है पर परफॉर्मेंस इन वेरियस जॉब, है ना, जॉब में इनको प्राथमिकता दी जाती है। द बुक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर इन कॉन्सिडेंट द रीज्ड literature most people are impressed by those that speak English fluency. Most of the important books have been translated into English so that they may be understood universally। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अंग्रेजी जानने वालों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है और अधिकांश तकनीकी विषयों की पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अंग्रेजी साहित्य सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है। ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित होते हैं जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है ताकि उन्हें सार्वभौमिक रूप से समझा जा सके। यहाँ तक आपका हो जाता है। अभी देख लेते हैं कितना आपका करना है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है और इसको समझ लें। Change the following sentence into passive voice। The children have met the fox। तो the children has been met by the children। यहाँ पे देखिए the fox जो सब्जेक्ट है आपका, वो क्या, जो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को आपने बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना। हैज़ बीन यहाँ पे क्या है, हैव लगा हुआ है ना, और यहाँ पे द फॉक्स तो हैज़ बीन, मैड तो मैड रहेगा, बाय द चिल्ड्रेन यानी यहाँ पे बाई तो आपका लगाना ही रहेगा कि उनके द्वारा और किया गया काम या काम किया गया या द्वारा। तो द चिल्ड्रेन हैव मेट द फॉक्स, तो द फॉक्स हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रेन। क्लोज द डोर एट वंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर एट वंस, यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं क्लोज द डोर, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन आपको इसमें फिल करना है। डॉट डॉट यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिक्त स्थानों को सही सही, तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते, है ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इफ, यदि तुम मेहनत नहीं करते तो तुम पास नहीं हो सकते। ही स्पीक्स डॉट डॉट इंग्लिश डॉट डॉट हिंदी, तो ही स्पीक बोथ डॉट डॉट इंग्लिश डॉट डॉट हिंदी, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको देख लेते हैं। शी सेड इन्वर्टेड कॉमास आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो शी सेड, जब सेड है तो यहाँ पे सेड, उसके बाद दैट लगाएंगे। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, क्योंकि यहाँ पे शी है ना, तो शी और आई को किस में चेंज कर देंगे, तो शी में चेंज कर देंगे। हैव तो हैड, थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड द वर्क। ही सेड टू मी यू मे गो, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आपका दैट लग जाएगा, दैट आई। अब यहाँ पे देखिए यू है तो ही, आई माइट गो। राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी दो क्या लिखने हैं, डायरेक्ट मेथड के यानी प्रत्यक्ष विधि के दो गुण लिखने हैं, मेरिट्स लिखने हैं। इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स रियल मिस्ट्री आवर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स डेवलप द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, राइट फेयरली एंड डू कम्युनिकेशन इन इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, यानी क्या कह रहे हैं, यह छात्रों की भाषा पर
भाषा पर वास्तविक निपुणता प्रदान करता है और छात्रों में धारा प्रवाह, बोलने, निष्पक्षता से लिखने और बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी में संचार करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। अब देख लेते हैं what are the objectives of teaching prose, यानी क्या है प्रोज। पूर्ण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज नॉलेज टू इनेबल स्टूडेंट टू रिकॉल द टॉपिक, यानी ज्ञान दैट को सक्षम करने के लिए विषय को ध्यान रखें। अंडरस्टैंडिंग टू इनेबल स्टूडेंट टू डिस्क्राइब, डिफाइन, क्लासिफाई, रिलेटिव एंड डिफिकल्टीनेट द कंटेंट, यानी समझ छात्रों को सामग्री का वर्णन करने, समझाने और अंतर करने में सक्षम बनाना। Application to enable student to write main themes central idea of the topic in their own language। अनुप्रयुक्त छात्रों को मुख्य विषय को अपनी भाषा में लिखने में सक्षम बनाना। स्किल टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड, राइट, स्पीक, लिसन एंड अंडरस्टैंड वर्ड, फ्रेज, आइटम्स etc यूज्ड इन द लेसन। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, इसकी हिंदी हो जाती है, कौशल विद्यार्थियों को पाठ में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों, मुहावरों आदि को पढ़ने, लिखने और बोलने और सुनने समझने में सक्षम बनाता है। एप्टीट्यूड टू इनेबल स्टूडेंट टू स्टडी रिलेटेड लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय अदर राइटर्स, पोइट्स etc। योग्यता छात्रों से संबंधित लाइब्रेरियन का अध्ययन करने में सक्षम बनाने के लिए अन्य लेखकों, कवियों का निर्माण किया है ना। इस तरह से एटीट्यूड टू इनेबल स्टूडेंट टू फॉलो गुड प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, मनोवृत्ति छात्रों को अच्छे सिद्धांतों का पालन करने में सक्षम बनाना पाठ का वर्णन करता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, बस आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 2 से 3। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ पोएट्री टीचिंग, काव्य शिक्षण में चरण लिखिए। द फॉलोइंग आर 2 स्टेप ऑफ पोएट्री टीचिंग, यानी काव्य शिक्षण में चरण निम्नलिखित हैं। मॉडल रीडिंग बाय द पुपिल टीचर, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा मॉडल पढ़ना। इमिटेशन ऑफ मॉडल रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, यानी क्या है यहाँ पे छात्रों द्वारा मॉडल रीडिंग का अनुकरण। प्रीपोजिशन ऑफ मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड यूज्ड इन द पोएम, कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ का प्रतिपादन करना। क्वेश्चन है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अधीनस्थ समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण। A subordinating conjunction join is subordinating class to the principal class। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यूनिट EGI, यानी एग्जाम्पल wanted for Ravi, यूनिट he comes। Unless example, unless the work hard he cannot get success। As example, I will work as you live because she is absent because she is ill, so that she went to school so that she might read there। Then example, he is stronger than you। Taught example, taught is he is poor, he is honest। Other example of subordinating conjunction after, if, that, because, that, although, till, unit before, as soon as, unless, when, where etc। प्रीपोजिशन ऑफ कंजक्शन के रूपों में पहचान कीजिए। कम टिल मंडे प्रीपोजिशन, आई वांटेड टिल इज कम कंजक्शन। लुक बिफोर यू हेल्प कंजक्शन, ही कम बिफोर इज द फिक्स्ड टाइम प्रीपोजिशन। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों का जो 2018 का इंग्लिश का पेपर अभी अपलोड किया गया है,
तो उसमें क्वेश्चन आपका 9 नंबर का हो जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेट मी टू माई सक्सेस है, वहां पे ऑन ज्यादा राइट है ना, तो वहां पे ऑन कर लीजिएगा। हालांकि जो हमने सीरीज कराई इसमें भी ऑन है, और जो हमने और भी क्लासेस लिए हैं इससे रिलेटेड उसमें भी ऑन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से टू लग गया है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।